हर परिवार में अनूठी प्रतिभाएं होती हैं, ऐसे लोग जो सामान्य ढांचे में नहीं फिट होते। कभी कभी यह परिवार के भीतर तनाव पैदा करता है, क्योंकि सभी लोग किसी ऐसे व्यक्ति को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते जो बहुमत से अलग है। और आज की हमारी कहानी इसका एक स्पष्ट उदाहरण है कि कैसे एक व्यक्ति अपने सभी रिश्तेदारों के जीवन को प्रभावित कर सकता है, उन्हें परिचित चीजों को पूरी तरह से अलग तरीके से देखने के लिए मजबूर करके। 26 दिसंबर 2007 की सुबह कुछ असामान्य हुआ। जूडी एंडरसन पहली बार पोस्ट ऑफिस में अपने काम पर नहीं आई। उनकी पुरानी दोस्त और सहकर्मी लिंडा बेचैन हो गई। सभी कार्य वर्षों में जूडी ने कभी भी बिना पूर्व सूचना के शिफ्ट नहीं छोड़ी थी। सुबह 9 बजे के करीब सुपरवाइजर की अनुमति के बाद लिंडा ने एंडरसन परिवार से मिलने का फैसला किया। जब वह उनके घर पहुंची तो उसने कुछ अजीब देखा। कारें अपनी जगह पर खड़ी थीं, लेकिन घर में असामान्य रूप से सन्नाटा और अंधेरा था, जैसे कोई वहां नहीं था। जब लिंडा प्रवेश द्वार पर गई, उसने दस्तक देने की कोशिश की। कोई जवाब नहीं आया। उसने फोन करने की कोशिश की, लेकिन फोन बजते रहे। जब महिला ने जोर से दस्तक दी तो उसने पाया कि दरवाजा बंद नहीं था। यह पहली नजर में खाली दिखने वाले घर के लिए बहुत अजीब लगा। अंदर पहुंचते ही लिंडा ने तुरंत एक असामान्य, परेशान करने वाली गंध महसूस की। वह घर के निवासियों को पुकारने लगी, लेकिन घर ने अपनी चुप्पी बनाए रखी। जब वह तहखाने के पास से गुजर रही थी तो महिला ने सीढ़ियों के नीचे कुछ असामान्य देखा। जब वह तहखाने की धुंधली रोशनी में नीचे उतरी तो उसने एक आदमी को पड़ा हुआ देखा। पहले उसने कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता का संदेह किया और मदद करना चाहा, लेकिन जब वह करीब पहुंची तो उसने स्थिति की गंभीरता को समझ लिया। तहखाने के अंधेरे में वह देख सकती थी कि वहां और भी लोग थे। लिंडा के पास मोबाइल फोन नहीं था। कांपते हाथों से उसने एंडरसन के घर के फोन से 911 डायल किया। उसने घटना की सूचना दी। अधिकारी सुबह 9:30 बजे के करीब पहुंचे और पाया कि स्थिति लिंडा के अनुमान से कहीं अधिक गंभीर थी। तहखाने में स्कॉट अपनी पत्नी और उनके 2 बच्चों के साथ थे। खलिहान में बड़े एंडरसन, जूडी और वेन मिले। इस घटना ने वॉशिंगटन राज्य के शांत शहर कार्नेशन को हिला दिया, जहां आमतौर पर केवल छोटे मोटे अपराध होते थे। सुबह 11 बजे के करीब जब विशेषज्ञ मौके पर काम कर रहे थे, जूडी और वेन की बेटी मिशेल अपने दोस्त जोसेफ के साथ आई। वे अपने ट्रेलर की ओर जा रहे थे। जांचकर्ता स्वाभाविक रूप से उनसे बात करना चाहते थे। जांचकर्ताओं को युवा लोगों के असामान्य व्यवहार से तुरंत संदेह हुआ। फार्म का क्षेत्र कानून प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा घेर लिया गया था, जो एक गंभीर घटना का संकेत था। चारों ओर पुलिस टेप दिखाई दे रहा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि न तो मिशेल और न ही उसका साथी जोसेफ चिंता दिखा रहे थे। उन्होंने माता पिता की संपत्ति पर हुई घटनाओं के बारे में कोई सवाल नहीं पूछा और अपने रिश्तेदारों के भाग्य में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, जैसे यह सब उनसे संबंधित नहीं था। इस असामान्य व्यवहार ने जांचकर्ताओं को संदिग्ध बना दिया। 29 वर्षीय मिशेल और जोसेफ को पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया, जहां यह तय किया गया कि प्रत्येक से अलग अलग पूछताछ की जाएगी। मिशेल बातचीत के पहले मिनट से ही उकसावे वाले आत्मविश्वास के साथ व्यवहार कर रही थी। उसके अनुसार वह और जोसेफ 24 दिसंबर को लास वेगास शादी करने के लिए निकले थे, इसलिए वे महत्वपूर्ण समय में घर पर नहीं थे। उसने दावा किया कि वे घटनाओं के बारे में कुछ नहीं जानते। हालांकि जोड़े के पास न तो विवाह की अंगूठियां थीं और न ही विवाह के दस्तावेज। मिशेल ने इसकी व्याख्या यह कहकर की कि वे रास्ता भटक गए, लास वेगास नहीं पहुंच सके और वापस लौटने का फैसला किया। उनकी वापसी पर उसने कहा, उन्होंने पुलिस को पाया। दूसरी ओर जोसेफ स्पष्ट रूप से परेशान दिखाई दे रहा था और जल्द ही तनाव को नहीं झेल सका। उसने पहले अपराध स्वीकार किया और ईमानदार पश्चाताप दिखाया। जोसेफ आंसू नहीं रोक सका और खुद को एक भयानक व्यक्ति कहा। मिशेल ज्यादा देर तक टिकी रही, लेकिन बाद में उसने भी घटना में अपनी भागीदारी स्वीकार कर ली। जोड़े ने जांच में मदद करने की सहमति दी। सबसे महत्वपूर्ण था महत्वपूर्ण सबूत खोजना। युवा लोगों ने वह जगह दिखाई जहां उन्होंने 2 अपराध की वस्तुएं छिपाई थीं।
घटना के बाद उन्होंने सबूतों को नदी में फेंक कर नष्ट कर दिया जो शहर के पास बहती थी। जोड़े ने जांचकर्ताओं को सटीक स्थान पर ले गया और खोज कार्य शुरू हुआ। एक गोताखोर टीम ने महत्वपूर्ण भौतिक सबूत पाए जिन्हें बाद में जांच के लिए भेजा गया। विशेषज्ञ जांच ने पाई गई वस्तुओं का संबंध घटना से पुष्टि की जिसमें 6 लोग प्रभावित हुए। इस परिवार की कहानी त्रासदी से बहुत पहले शुरू हुई। 60 वर्षीय वैन एंडरसन बोइंग में इंजीनियर के रूप में काम करते थे। वह एक फार्म पर एक पूर्ण परिवार में बड़े हुए। वैन अपनी दृढ़ता के लिए जाने जाते थे, अच्छी शिक्षा और सफल करियर की खोज में थे। उनके सपने काफी जल्दी साकार होने लगे। वैन कड़ी मेहनत करते थे और अपना निजी जीवन भी नहीं भूलते थे। पहला रिश्ता असफल रहा और जल्दी ही समाप्त हो गया। फिर जूडी उनकी जिंदगी में आई जिन्हें वह आत्मीय साथी मानते थे। साथ मिलकर उन्होंने एक शानदार परिवार बनाया जिस पर दोनों को सच्चा गर्व था। 2007 तक उनकी शादी को 31 साल हो चुके थे। पति पत्नी अपने फार्म पर संतुलित जीवन जी रहे थे। 60 वर्षीय जूडी एंडरसन डाकघर में काम करती थीं। अपनी जवानी से ही उनका सपना था एक स्थिर परिवार और बच्चों का। वैन से मिलने ने उन्हें इन सपनों को साकार करने में मदद की। एंडरसन का घर हमेशा पड़ोसियों के लिए आकर्षण का केंद्र था। यहां अक्सर उत्सव समारोह और बारबेक्यू पार्टियां आयोजित की जाती थीं। दिसंबर 2007 एक और सहज मिलन का अवसर होना था। 3 दशकों की शादी में एंडरसन परिवार को 3 बच्चे हुए, मैरी, स्कॉट और मिशेल। सबसे बड़ी मैरी इस समय तक नॉर्थ बेंड में बस चुकी थी। वह मुख्य रूप से अपने कैरियर विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही थी। इस समय वह बीमार थी और योजना बना रही थी कि जब वह बेहतर महसूस करेगी तो अपने परिवार से मिलने जाएगी। मध्य बच्चा स्कॉट 32 वर्ष का ने 30 वर्षीय एरिका के साथ एक स्थिर परिवार बनाया था। वे 2 बच्चों की परवरिश कर रहे थे, 5 वर्षीय ओलिविया और 3 वर्षीय नाथन। स्कॉट माता पिता के घर से आधे घंटे की दूरी पर रहता था और एक निर्माण श्रमिक के रूप में अपने करियर को देखभाल करने वाले पिता की भूमिका के साथ सफलतापूर्वक जोड़ता था, जबकि एरिका अपने घर को आरामदायक बनाती थी। सबसे छोटी 19 वर्षीय मिशेल हमेशा से अपने विशेष चरित्र के लिए जानी जाती थी। स्कूल के समय से ही उसे मुश्किल माना जाता था और वह अक्सर दूसरों के साथ विवादों में पड़ जाती थी। उसका पेशेवर जीवन अच्छा नहीं चल रहा था और परिवार के जानने वालों के बीच उसके जटिल व्यवहार के बारे में बातें चल रही थीं। लेकिन उसका परिवार उससे दूर नहीं हुआ। भाई और बहन ने उसके स्वभाव को माफ कर दिया और माता पिता को अपनी बेटी के बेहतर भविष्य पर विश्वास था। मिशेल का निजी जीवन भी आसान नहीं था। 19 वर्षीय जोसेफ मैकेनरो के साथ उसका आखिरी रिश्ता लगभग 5 साल तक चला। ऑनलाइन मिलने के बाद उन्होंने एक दूर का रिश्ता शुरू किया और बाद में साथ रहने लगे। शिक्षा की कमी और अस्थिर आय के कारण जोड़े को एक ट्रेलर में रहना पड़ा। 2004 में यह उनका एकमात्र किफायती रहने का विकल्प था। पड़ोसियों ने जोड़े के असामान्य व्यवहार पर ध्यान दिया। वे शायद ही कभी अपने ट्रेलर से बाहर निकलते और संपर्क से बचते थे। एक साधारण बातचीत भी उन्हें असहज करती थी। कोई भी छोटी चीज, जैसे उनके घर के पास गलत तरीके से पार्क की गई कार, तीव्र प्रतिक्रिया को जन्म दे सकती थी। आसपास के लोगों के लिए मिशेल के भावनात्मक विस्फोट विशेष रूप से परेशान करने वाले थे। गवाहों ने ऐसे मामलों की सूचना दी जहां वह बिना किसी स्पष्ट कारण के तीव्र उत्तेजना की स्थिति में पहुंच जाती थी और फिर अचानक शांत हो जाती थी। जानने वालों ने उसे मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से पेशेवर सहायता लेने की सलाह दी। मिशेल अजनबियों के साथ बातचीत में लगातार वित्तीय मुद्दों के बारे में बात करती थी। वह परिवार की संपत्ति के बारे में जटिल कहानियां गढ़ती थी, जिसका वह कथित तौर पर विभिन्न कारणों से उपयोग नहीं कर सकती थी। जोड़े की बाहरी उपस्थिति ने लोगों में मिश्रित भावनाएं पैदा की। लोगों ने उन्हें बिना किसी महत्वाकांक्षा के उदासीन और अस्वच्छ व्यक्तित्व के रूप में वर्णित किया। उनकी बाहरी लापरवाही और अव्यवस्था के कारण अक्सर दूसरे लोग दूरी बनाए रखते थे। उनके रिश्ते में मिशेल स्पष्ट रूप से प्रमुख स्थिति में थी। वह जोसेफ के व्यवहार को पूरी तरह से नियंत्रित करती थी और यहां तक कि उसकी ओर से भी बोलती थी।
वह अपने वर्तमान जीवन शैली के बावजूद एंडरसन परिवार की तुलना में खुद को कुछ विशेष के रूप में पेश करती थी और लगातार अपनी असाधारणता पर जोर देती थी। इस व्यवहार ने पारिवारिक संबंधों में तनाव पैदा किया। मिशेल या तो एंडरसन की संपत्ति के बारे में कल्पना करती थी या अपने कठिन बचपन के बारे में बताती थी। उसने विस्तार से बताया कि कैसे उसके पिता ने शुरुआती वर्षों से हिंसा का प्रयोग किया और उसकी मां ने मनोवैज्ञानिक दबाव डाला। उसने दावा किया कि उसने माता पिता का घर छोड़ दिया क्योंकि वह वहां नहीं रह सकती थी और एक स्वतंत्र जीवन शुरू किया। इस तरह वह और जोसेफ ट्रेलर में रहने लगे। कठिन संबंधों के बावजूद पड़ोसियों ने नियमित रूप से देखा कि जूडी हर महीने अपनी बेटी से मिलने आती थी। मां हमेशा बहुत सारा खाना लाती थी और अपनी बेटी की मदद करने की कोशिश करती थी। महिला का व्यवहार दोस्ताना और शांत था, जो मिशेल के कठिन बचपन की कहानियों से बिल्कुल मेल नहीं खाता था। जवाब में बेटी अक्सर अपनी मां की देखभाल के बावजूद असम्मान दिखाती और अपनी आवाज बुलंद करती। जोड़े की एक जानकार ने उनके मोबाइल घर का वर्णन एक ऐसी जगह के रूप में किया जो आरामदायक जीवन के लिए बहुत उपयुक्त नहीं थी। ट्रेलर दयनीय स्थिति में था। न्यूनतम फर्नीचर, काम न करने वाले उपकरण, अस्थायी पैच के साथ क्षतिग्रस्त खिड़कियां। निवासी डार्क फिल्म का उपयोग करते थे जो मुश्किल से दिन की रोशनी को अंदर आने देती थी। मिशेल ने बताया कि खिड़कियां जानबूझकर फिल्म से ढकी हुई थीं ताकि अंदरूनी हिस्से को बाहरी नजरों से छिपाया जा सके। कारणों के बारे में पूछे जाने पर उसने जवाब दिया कि पड़ोसी उन पर नजर रख रहे थे। उसके शब्दों के अनुसार उनकी अनुपस्थिति में लोग उनके आवास को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। वह कानून प्रवर्तन एजेंसियों से संपर्क करती थी, लेकिन यहां तक कि निगरानी कैमरों ने भी कुछ दर्ज नहीं किया। निवासियों ने इन दावों को अविश्वसनीय माना। ट्रेलर में चुराने के लिए कुछ भी नहीं था। ऐसा लगता था कि मिशेल ध्यान आकर्षित करने के लिए ये कहानियां गढ़ रही थी। जोसेफ के साथ उसका रिश्ता असामान्य लगता था। मिशेल खुद को आध्यात्मिक गुरु के रूप में देखती थी। उसके शब्दों के अनुसार वह युवक को सही जीवन जीना सिखा रही थी। इसे कोई गंभीरता से नहीं लेता था। स्पष्ट रूप से युवा महिला में बुद्धिमत्ता की कमी थी और समय के साथ स्थिति बिगड़ने लगी। पहले मिशेल ने अपनी नौकरी खो दी, फिर जोसेफ का भी यही हाल हुआ। जमीन के लिए कुछ भुगतान चूकने के बाद उन्हें एक नई जगह खोजनी पड़ी। वित्तीय कठिनाइयों के कारण एकमात्र विकल्प एंडरसन के माता पिता के फार्म पर वापस लौटना था। 2007 की क्रिसमस की शाम एंडरसन परिवार के लिए कुछ खास होने वाली थी। जूडी, जो 61 साल की थी, और उनके 60 वर्षीय पति वैन परिवार के जश्न की तैयारी कर रहे थे। उनके फार्म हाउस में सबसे बड़ी बेटी मैरी को छोड़कर पूरा परिवार एकत्र हुआ। फार्म की जमीन पर उनकी बेटी मिशेल अपने चुने हुए जोसेफ के साथ एक ट्रेलर में रहती थी। माता पिता ने युवा जोड़े को अपने पास रखा था। दिन सामान्य रूप से शुरू हुआ। जूडी पिछवाड़े को सजा रही थी और अपने प्रियजनों के लिए त्योहार के सरप्राइज तैयार कर रही थी, जबकि वेन घर में अखबार पढ़ रहे थे। शाम 4 बजे के करीब सावधानीपूर्वक योजना बनाने के बाद मिशेल और जोसेफ हथियारों से लैस होकर अचानक अपने ट्रेलर से निकले और घर में प्रवेश किया। संभवतः उनकी कार्रवाई का कारण माता पिता के साथ हाल ही में हुआ विवाद था। जोसेफ ने जूडी का ध्यान भटकाया, जबकि मिशेल उसके करीब जाने की कोशिश कर रही थी। वैन ने घटना को देखा और हस्तक्षेप करने की कोशिश की, लेकिन उनकी कार्रवाई विफल रही। अंत में वेन और जूडी नहीं रहे। युवा जोड़े ने जल्दी से माता पिता को घर के पीछे बार्न में ले गया, इससे पहले कि उनकी कार्रवाई पड़ोसियों को दिखाई दे, जिनके घर काफी दूर थे। अगला घंटा उन्होंने घटना के निशान मिटाने में बिताया। 5 बजे स्कॉट अपनी पत्नी एरिका और बच्चों नाथन और ओलिविया के साथ घर पहुंचे। वे मेहमान नवाज मालिकों की अनुपस्थिति पर आश्चर्यचकित थे। मिशेल ने बताया कि माता पिता गायब सामान खरीदने गए हैं। मेहमान, जिन्होंने जूडी और वैन की पार्क की गई कारों पर ध्यान नहीं दिया, लिविंग रूम में चले गए। जैसे ही 32 वर्षीय स्कॉट सोफे पर बैठा, मिशेल ने पहले वाली ही विधि अपनाई। उसकी 30 वर्षीय पत्नी एरिका ने खतरे को भांप लिया और बच्चों को सुरक्षित कर सकी।
वह बच्चों के साथ लैंडलाइन फोन वाले कमरे में बंद हो गई। 17:13 पर एरिका ने 911 पर आपातकालीन कॉल की। इस नाजुक क्षण में जब एरिका बचाव सेवा तक पहुंचने में सफल हुई, जोसेफ कमरे में घुस आया, जिससे कनेक्शन टूट गया। फोन दीवार पर टकराकर टूट गया। एरिका की कॉल अनदेखी नहीं रही। डिस्पैचर सिग्नल प्राप्त कर सका और जांच के लिए एक गश्ती दल भेजा। कुछ ही देर बाद एंडरसन के घर के सामने एक पुलिस कार प्रकट हुई, लेकिन मिशेल, जो उनसे गेट पर मिली, ने प्रदर्शनात्मक रूप से रास्ता रोक दिया और गेट बंद कर दिया। सभी सवालों का जवाब उसने अनिच्छा से दिया, आश्वस्त किया कि सब कुछ पूरी तरह से ठीक है और कानून प्रवर्तकों को अंदर आने से पूरी तरह से मना कर दिया। घर तक पहुंच न मिलने के कारण पुलिस को वापस जाना पड़ा। बाद में जब जोड़े को गिरफ्तार किया गया, मिशेल ने अपनी कार्रवाइयों को परिवार के खिलाफ लंबे समय से चले आ रहे रोष से समझाने की कोशिश की। उसके शब्दों के अनुसार उसके भाई स्कॉट ने उससे बड़ी राशि उधार ली थी और चुकाने से मना कर रहा था। उसने दावा किया कि उसने कई वर्षों तक नियमित रूप से 3 से 5 हजार डॉलर उधार दिए। अंत में लगभग 40 हजार डॉलर जमा हो गए। मामले को शांतिपूर्वक सुलझाने के सभी प्रयास स्कॉट की पूर्ण उपेक्षा से टकरा गए। जब मिशेल ने समर्थन के लिए अपने माता पिता से संपर्क किया तो उन्होंने भी मना कर दिया। इससे उसमें गहरा रोष पैदा हुआ। इसके अतिरिक्त उसने अपने पिता द्वारा वर्षों के दमन की बात बताई और उसकी मां ने कथित तौर पर हाल ही में परिवार के फार्म की जमीन पर ट्रेलर के लिए पार्किंग शुल्क मांगना शुरू कर दिया था। मिशेल माता पिता की संपत्ति पर अपने ट्रेलर में रहने के लिए भुगतान करने की मांग से नाराज थी, लेकिन उसके शब्दों पर किसी ने विश्वास नहीं किया। जोड़े के सभी परिचित बहुत अच्छी तरह जानते थे कि जोसेफ और मिशेल के पास इतने साधन नहीं थे कि वे भाई को 3 से 5 हजार डॉलर उधार दे सकें, जिसकी अच्छी आय थी और जिसे किसी आरण की आवश्यकता नहीं थी। 40 हजार डॉलर के कर्ज की कहानी बेहद अविश्वसनीय लगी। किसी को यह भी विश्वास नहीं हुआ कि माता पिता, जो जोड़े की वित्तीय कठिनाइयों से परिचित थे, किराया मांगेंगे। एंडरसन परिवार अपनी मेहमान नवाजी के लिए जाना जाता था। उन्होंने मिशेल और उसके चुने हुए को खुशी से स्वीकार किया, भोजन में मदद की और कभी भी इसके लिए पैसे नहीं मांगे। पूछताछ के दौरान 19 वर्षीय मिशेल ने लगातार अपने बयान बदले और हर बार खुद को पीड़ित के रूप में पेश करने की कोशिश की। अंततः उसने स्वीकार किया कि उसकी कार्रवाइयों का कारण अपने भाई से ईर्ष्या थी, उसके पारिवारिक कल्याण और करियर की सफलता से। उसका अपने माता पिता के प्रति भी नकारात्मक रवैया था। जब जांचकर्ताओं ने भतीजों के बारे में पूछा जो घटना को नहीं समझ सकते थे और जोड़े की आलस्य में उनका कोई दोष नहीं था, मिशेल ने अपनी कार्रवाइयों को देखभाल का कार्य बताया। उसके शब्दों के अनुसार वह नहीं चाहती थी कि बच्चे ऐसी दुनिया में बड़े हों जहां वे शुरुआती वर्षों से ही बिना माता पिता के रहेंगे। उसने यह भी उल्लेख किया कि घटना के गवाह बने छोटे बच्चों का रोना उसे परेशान करता था। कई साक्षात्कारों में मिशेल ने स्वेच्छा से कहानियां सुनाई कि कैसे उसके माता पिता ने उसे अपमानित किया। हर बार उसकी कहानियां और भी रंगीन होती गईं। वीडियो रिकॉर्डिंग में जोड़े का इकबालनामा 2 घंटे से अधिक समय तक चला। उन्होंने विस्तार से अपनी कार्रवाइयों और उनके क्रम का वर्णन किया। 28 दिसंबर 2007 को मिशेल एंडरसन और जोसेफ मैकेनरो पर 6 मामलों में गंभीर परिस्थितियों के साथ आरोप लगाए गए। स्वीकारोक्ति के बावजूद मुकदमा लंबा खींच गया। 10 महीने बाद अक्टूबर 2008 में जिला अभियोजक कार्यालय ने दोनों आरोपियों के लिए अधिकतम सजा की मांग करने का फैसला किया, जो उस समय राज्य में लागू थी। मामले की परिस्थितियों को देखते हुए ऐसा लगता था कि जूरी दोनों के लिए ऐसे फैसले का समर्थन करेगी, लेकिन वॉशिंगटन राज्य के गवर्नर ने इसका विरोध किया। मीडिया का ध्यान खींचने की कोशिश में मिशेल ने एक साक्षात्कार में कहा कि वह अधिकतम सजा को प्राथमिकता देगी, क्योंकि वह सलाखों के पीछे रहने को कड़ी सजा मानती है। हालांकि उसकी इच्छा पर विचार नहीं किया गया। अदालत ने दोनों को बिना पैरोल की संभावना के 6 आजीवन कारावास की सजा सुनाई। गवर्नर के बदलने के बाद अधिकतम सजा का सवाल फिर से उठाया गया।
5 सितंबर 2013 को वॉशिंगटन राज्य के सुप्रीम कोर्ट ने पिछले फैसले को रद्द कर दिया। एक नया मुकदमा शुरू हुआ। मिशेल को डर लगा और उसने तुरंत अधिकतम सजा की इच्छा के बारे में अपने पिछले शब्दों से दूरी बना ली। जनवरी 2015 में जोसेफ मैकेनरो अदालत में पेश हुआ। बचाव पक्ष ने दावा किया कि उनके मुवक्किल ने मिशेल के प्रभाव में काम किया। उनके शब्दों के अनुसार उसने युवक को हेरफेर किया और उसे रिश्तेदारों के खिलाफ भड़काया। उसने एक मानसिक बीमारी का भी हवाला दिया, जिसके कारण वह आसानी से दूसरों के प्रभाव में आ जाता था। जोसेफ की चाची ने अपने भतीजे के कठिन बचपन की पुष्टि की और मां के साथ समस्याग्रस्त संबंध के बारे में बताया। अपने अंतिम शब्द में जोसेफ ने कहा कि उसने जल्दी कार्रवाई करने की कोशिश की ताकि किसी को दर्द महसूस न हो। उसने भी बच्चों के प्रति अपनी कार्रवाइयों को एक तरह की देखभाल के रूप में सही ठहराया। मार्च 2015 में जोसेफ के खिलाफ मुकदमा समाप्त हुआ। जूरी ने सभी आरोपों में उसे दोषी ठहराया। अंतिम सुनवाई में आरोपी ने लगातार अपनी असहायता का प्रदर्शन किया, यहां तक कि अपनी बोलने और व्यवहार करने का तरीका भी बदल दिया। अभियोजक ने अदालत का ध्यान जूरी के फैसले को प्रभावित करने के इन प्रयासों की ओर आकर्षित किया। चूंकि जूरी अधिकतम सजा पर एक सर्वसम्मत राय तक नहीं पहुंच सकी, जोसेफ को प्रत्येक सिद्ध एपिसोड के लिए बिना जल्दी रिहाई की संभावना के आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। जनवरी 2016 में घटना के 8 साल बाद मिशेल एंडरसन का मुकदमा हुआ। अभियोजन पक्ष ने अधिकतम सजा की मांग न करने का फैसला किया। यह निर्णय जोसेफ की सजा से प्रभावित था। राज्य का कानून समान जिम्मेदारी स्तर वाले प्रतिभागियों के लिए एक समान दृष्टिकोण की मांग करता था। मिशेल और जोसेफ को सह अपराधी माना गया, इसलिए उसके लिए कड़ी सजा की मांग करना गैर कानूनी माना गया। यह सुनकर मिशेल रो पड़ी और घटना पर गहरा पश्चाताप व्यक्त किया, कुछ भी बदलने की असंभवता की बात करते हुए। हालांकि अभियोजक ने इंगित किया कि उसका भावनात्मक प्रदर्शन केवल सजा को कम करने का प्रयास था। अभियोजन पक्ष ने जोर देकर कहा कि उसने अपने बयानों में 35 से अधिक बार वित्तीय कारणों का उल्लेख किया। मिशेल की कार्रवाइयों का मुख्य कारण माता पिता का घर अपने कब्जे में लेने और विरासत प्राप्त करने की इच्छा प्रतीत होती थी। अभियोजक की राय में उसका पश्चाताप ईमानदार नहीं था। उसके बयानों में कई बदलाव और परिवार के खिलाफ झूठे आरोपों को देखते हुए जांच और गवाहों की गवाही ने बचपन में दुर्व्यवहार के उसके दावों की पुष्टि नहीं की। मिशेल ने खुद को बेहतर प्रकाश में पेश करने के लिए अपने रिश्तेदारों की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। उसने अपनी कार्रवाइयों का एक नया संस्करण भी पेश किया और दावा किया कि उसे एरिका से विशेष नफरत थी, क्योंकि कथित तौर पर उसने उससे उसके भाई को छीन लिया था। हालांकि तथ्यों से पता चला कि उनके बीच शुरू से ही तनावपूर्ण संबंध थे, जो आरोपी के इन बयानों को भी गलत साबित करता है। मिशेल की कहानी ने अदालती सुनवाई में एक अप्रत्याशित मोड़ लिया। पता चला कि उसके कृत्य का कारण ईर्ष्या की एक साधारण भावना थी। 5 सप्ताह के भीतर जूरी ने अभियोजन पक्ष के 38 गवाहों के बयान सुने। यह मुकदमा बहुत कुछ उसके दोस्त की पिछली सुनवाइयों जैसा था, जिसे पहले ही सजा मिल चुकी थी। महत्वपूर्ण गवाहों में मिशेल की बड़ी बहन मैरी थी। उसे जूडी और वैन के घर पारिवारिक समारोह में होना चाहिए था, लेकिन नियति ने कुछ और ही सोचा था। वह क्रिसमस से पहले बीमार पड़ गई। सुनवाई में मैरी ने आंसुओं के साथ बताया कि वह उस शाम अपनी अनुपस्थिति के लिए संयोग को कितनी कृतज्ञ है। बाद में पता चला कि मिशेल ने रिश्तेदारों के खिलाफ अपनी योजना लगभग 2 सप्ताह तक तैयार की थी। आरोपी की कार्रवाइयां बेहद अविचारित साबित हुईं। वे अपने कृत्यों के सबूत और निशान नहीं छिपा सके। लास वेगास में अचानक शादी की कहानी, जो एक अलिबी के रूप में घड़ी गई थी, पहली जांच में ही ढह गई। अपने दिखावटी पश्चाताप के बावजूद मिशेल की असली प्रकृति तब सामने आई जब यह स्पष्ट हो गया कि फैसला नहीं बदलेगा। जल्दी रिहाई की कोई संभावना नहीं थी। उसने अदालत में हंगामा मचाया, जज पर चिल्लाई और कथित अयोग्य वकीलों के कारण मुकदमा दायर करने की धमकी दी। मिशेल ने एक निजी वकील की तलाश के लिए रिहाई की आधिकारिक मांग भी तैयार की।
अस्वीकृति के बाद उसने अदालत पर अपने संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाया और जज के प्रति विशेष रूप से आक्रामक रवैया अपनाया। वर्तमान में मामले के दोनों प्रतिभागी राज्य की सुधार संस्थाओं में हैं। मुकदमा न केवल लंबा और भावनात्मक साबित हुआ, बल्कि वित्तीय रूप से भी महंगा था। कई अपीलों और बचाव पक्ष के सक्रिय विरोध के कारण मामले की समीक्षा की लड़ाई वर्षों तक चली। शेरिफ कार्यालय और राज्य फोरेंसिक प्रयोगशाला के काम के खर्चों को छोड़कर अभियोजन पक्ष ने दोनों आरोपियों पर लगभग $2 मिलियन खर्च किए। जोसेफ का बचाव लगभग $5 मिलियन का पड़ा और मिशेल का मामला इससे भी अधिक खर्चीला था। राज्य के निवासी, जिनके करों का पैसा न्याय व्यवस्था के काम में गया, निश्चिंत हो सकते हैं। ये लोग कभी भी कानून का पालन करने वाले नागरिकों के बीच नहीं होंगे।